हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 5 नवंबर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के सभी शिफ्टों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका आंसर है केरल राज्य का, अर्थात कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बात करूं मैं अन्य शास्त्रीय नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो जैसे कि कथकली और मोहिनी अट्टम केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिया असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोशन मिस्त्री ने किस वर्ष एशियन गेम में रजत पदक जीता। तो इसका आंसर है वर्ष 1951 में। और एशियन गेम वर्ष 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। और रोशन मिस्त्री ने इस एशियन गेम में महिलाओं की 100 मीटर और 4x100 मीटर रिले में रजत पदक जीता था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि लेटराइट मिट्टी या लेटराइट सोयल भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका आंसर है पश्चिमी घाट और असम की पहाड़ियों में। बात करूं मैं लेटराइट मृदा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो लेटराइट मृदा या लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से केरल राज्य, कर्नाटक राज्य, तमिलनाडु राज्य, मध्य उत्तरी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य और असम के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। और इस लेटराइट मृदा को मखरली मिट्टी भी कहते हैं। और ठोसपन इस मिट्टी की प्रमुख विशेषता है। और इस मिट्टी का लाल रंग लो ऑक्साइड के कारण होता है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित हैं। तो इसका आंसर है जयपुर घराने से। और किशोरी अमोनकर जयपुर घराने से संबंधित एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि ईस्टर किस धर्म का प्रमुख त्योहार है। तो इसका आंसर है ईसाई धर्म का। और ईस्टर ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है। और इसे अर्थात ईस्टर को पुनरुत्थान रविवार या पास्का भी कहा जाता है। और ईस्टर त्योहार गुड फ्राइडे के ठीक पश्चात आने वाले रविवार को मनाया जाता है। और यह त्योहार अर्थात ईस्टर त्योहार ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो जाने की स्मृति में मनाया जाता है। और ईसाई धर्म के अनुसार ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन वे फिर से जीवित हो गए थे। इसी दिन को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या प्रावधान किया गया था। तो इसका आंसर है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अर्थात 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर है आत्मा राम पांडुरंग। और प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष 1867 में मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। और इस प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगरिल खान की मृत्यु के बाद बलबन ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया था। तो इसका आंसर है बुगरा खान को। अर्थात तुगरिल खान की मृत्यु के बाद बलबन ने बंगाल का नवाब बुगरा खान को नियुक्त किया था। और बंगाली गवर्नर तुगरिल खान ने लगभग 1279 में बलबन के खिलाफ विद्रोह किया था। और बलबन के द्वारा अपने सैनिकों को बंगाल भेजने के बाद तुगरिल खान को मार दिया गया था। और तब बलबन के पुत्र बुगरा खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है लंदन में। और इंडिया हाउस की स्थापना वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन ब्रिटेन में की थी। और जबकि यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना वर्ष 1910-11 में तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने सिएटल वाशिंगटन अमेरिका में की थी। और ये दोनों पॉइंट भी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संगम युग के कवियों की भाषा क्या थी। तो इसका आंसर है तमिल भाषा। और संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है।
और संगम साहित्य में तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल राज्य, चेर राज्य, पांड्य राज्य का विवरण प्राप्त होता है। और संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें कि फर्स्ट है अकम और सेकंड है पुरम। बात करूं मैं अकम काव्य के संदर्भ में, तो अकम काव्य का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम काव्य का मूल विषय युद्ध है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की ऑटोबायोग्राफी जस्टिस बाय जज किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर है रंजन गोगोई की। बात करूं मैं रंजन गोगोई के संदर्भ में, तो रंजन गोगोई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। और रंजन गोगोई 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रहे थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 93 या आर्टिकल 93 में। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। और जैसे कि इस डायग्राम में है, और लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं, और लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 92 या आर्टिकल 92 किससे संबंधित है? इसका आंसर है सभापति या उपसभापति से। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 92 के तहत जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तो वह अर्थात सभापति या उपसभापति पीठासीन नहीं होगा का प्रावधान किया गया है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 92 के तहत या आर्टिकल 92 के तहत सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तो वह पीठासीन अर्थात सभापति या उपसभापति पीठासीन नहीं होगा का प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर है नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के तट पर पश्चिम बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। और यह युद्ध अर्थात प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रभा अन्य किस घराने से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है किराना घराना से। अर्थात प्रभा अन्य किराना घराने से संबंधित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवेंडर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। अर्थात लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन मई 2022 में जम्मू कश्मीर में हुआ। और इस महोत्सव का आयोजन अर्थात लेवेंडर महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा स्थानीय किसानों और उद्यमों के सहयोग से किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मित्रा योजना से कौन सा राज्य जुड़ा है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। बात करूं मैं पीएम मित्रा योजना से जुड़े राज्यों के संदर्भ में, तो जैसे कि गुजरात राज्य, कर्नाटक राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, महाराष्ट्र राज्य, तेलंगाना राज्य, तमिलनाडु राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य। अर्थात पीएम मित्रा योजना से गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य जुड़े हैं। और इस पीएम मित्र योजना का पूरा नाम है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, जबकि हिंदी में इसे प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क योजना कहते हैं। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य वस्त्र उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 या आर्टिकल 165 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है राज्य का महाधिवक्ता से। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। बात करूं मैं राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो राज्य का महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। और यह पद अर्थात राज्य महाधिवक्ता का पद भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 165 के तहत बनाया गया है।
और यह पद अर्थात राज्य महाधिवक्ता का पद संघ सरकार के स्तर पर अर्थात केंद्र सरकार के स्तर पर भारत के महान्यायवादी के समान होता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि राज्य का महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। और यह पद अर्थात राज्य महाधिवक्ता का पद भारत के संविधान के द्वारा अनुच्छेद 165 के तहत बनाया गया है। और यह पद संघ सरकार के स्तर पर अर्थात केंद्र सरकार के स्तर पर भारत के महान्यायवादी के समान होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। अर्थात ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। बात करूं मैं ब्रह्म समाज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और उन्होंने अर्थात राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 ईस्वी में की थी। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। और बाद में केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज से जुड़े थे। और बाद में केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ ठाकुर दोनों के बीच मतभेद के कारण ब्रह्म समाज 1866 में दो भागों में विभाजित हो गया। प्रथम भारतीय ब्रह्म समाज और सेकंड था आदि ब्रह्म समाज। और भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया था, और जबकि आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि युद्ध या बाहरी हमले के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर कौन सा अनुच्छेद स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 19। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार युद्ध या बाहरी हमले के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं? तो इसका आंसर है ओडिसी। और ओडिसी उड़ीसा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। और केलुचरण महापात्र एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफर हैं। और केलुचरण महापात्र को वर्ष 1988 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है अबुल फजल। अर्थात आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। और अबुल फजल ने मुगल शासक अकबर के शासनकाल का 3 खंडों का इतिहास लिखा, जिसका कि शीर्षक अकबरनामा था। अकबरनामा के पहले खंड में अकबर के पूर्वजों से संबंधित है। अकबरनामा के द्वितीय खंड में अकबर के शासनकाल का वर्णन किया गया है। और जबकि अकबरनामा का तृतीय खंड आईन अकबरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉर्निंग फेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है मुल्क राज आनंद। अर्थात मॉर्निंग फेस पुस्तक के लेखक मुल्क राज आनंद हैं। और द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस मुल्क राज आनंद की एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है। और मुल्क राज आनंद भारत में अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र के प्रख्यात लेखक थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो इसका आंसर है टूटने से। अर्थात अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है। बात करूं मैं अवसादी चट्टान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों के टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा होते रहने से होता है। और जैसे कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टान एवं सिलखरी आदि अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। और अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। इसमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियों के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और इन चट्टानों में लोहयस्क, फास्फेट, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा या फाइबर कौन सा है? इसका आंसर है बिस्कोन रियोन। और इसकी खोज वर्ष 1892 में की गई थी। अर्थात मानव निर्मित प्रथम रेशा या फाइबर रियोन है। बात करूं मैं मानव निर्मित अन्य फाइबर के संदर्भ में, तो जैसे कि नायलॉन, टेरिलीन, एक्रिलीन, पॉलिस्टर, टेरिकोट, पीईटी, टेफ्लॉन आदि। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो जूट को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है।
और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि जूट को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की शास्त्रीय नृत्य कथक में वर्ष 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो इसका आंसर है नलिनी और कमलिनी अस्थाना को। बात करूं मैं संगीत नाटक अकादमी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो यह संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। और यह अर्थात संगीत नाटक अकादमी संस्कृत मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। और इसकी स्थापना अर्थात संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 को हुई थी और यह दिल्ली में स्थित है। और इसके प्रथम अध्यक्ष डीपी राजमन्नार थे। और कथक उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध के समान कौन है? तो इसका आंसर है भगवान महावीर स्वामी। अर्थात भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध के समान भगवान महावीर स्वामी थे। बात करूं मैं भगवान महावीर स्वामी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। और इन्हें अर्थात महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इनका जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। और इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे, जबकि इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एड्स बीमारी किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है विषाणु के कारण। अर्थात एड्स विषाणुजन्य रोग है या विषाणुजन्य बीमारी है। और एड्स एचआईवी या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के द्वारा होता है। और इस रोग में अर्थात एड्स के रोग में रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। और एड्स रोग की पहचान के लिए विस्टर्न ब्लॉट और एलिसा परीक्षण किया जाता है। और एड्स के प्रति जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि एड्स एक विषाणुजन्य रोग है और एड्स एचआईवी के द्वारा होता है। और एचआईवी का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है। और इस रोग में अर्थात एड्स के रोग में रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। और एड्स रोग की पहचान के लिए विस्टर्न ब्लॉट और एलिसा परीक्षण किया जाता है। और एड्स के प्रति जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य में। अर्थात इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बात करूं मैं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में, तो जैसे कि फर्स्ट है गुरु घासीदार राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और थर्ड है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और ये सभी पॉइंट भी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है मुगल शासक अकबर ने। अर्थात फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। और पंचमहल अकबर के द्वारा बनाया गया एक महल है। और पंचमहल फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि निशागंधी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है केरल राज्य में। अर्थात निशागंधी महोत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। और निशागंधी महोत्सव वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। और पहली बार अक्टूबर और नवंबर के महीने में, जबकि दूसरी बार मार्च और अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। और यह उत्सव केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में कनकनु पैलेस के मैदान में स्थित निशागंधी थिएटर में आयोजित होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि कर्ण वंश को पराजित कर किसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था? तो इसका आंसर है सातवाहन वंश ने। अर्थात कर्ण वंश को पराजित कर सातवाहन वंश ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। बात करूं मैं सातवाहन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सातवाहन वंश के शासक सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मन को पराजित कर उसकी हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि सातवाहन वंश के शासक सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मन को पराजित कर उसकी हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी।
और सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। और सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। और सातवाहन राज्य ने या सातवाहन वंश ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था, अर्थात एक पुल का काम किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है सैयद अहमद खान ने। अर्थात मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। बात करूँ मैं अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो वर्ष 1877 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। और यह कॉलेज पहले वर्ष 1875 में एक स्कूल के रूप में बना था। और वर्ष 1885 में यह कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एफिलेट किया गया था। यद्यपि यह इससे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय से एफिलेट किया गया था। और वर्ष 1920 में विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत इसे 17 दिसंबर 1920 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया या विश्वविद्यालय बनाया गया था। और वर्ष 1921 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और देश में अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज या एएमयू के 3 सेंटर हैं, जिसमें कि पहला है मल्लापुरम केरल राज्य में, दूसरा है मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल राज्य में, और तीसरा है किशनगंज बिहार राज्य में। और अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज से प्रथम ग्रेजुएट ईश्वरी प्रसाद थे, और इन्होंने वर्ष 1881 में ग्रेजुएशन किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष मिला था? इसका आंसर है वर्ष 2001 में। अर्थात प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म भूषण पुरस्कार वर्ष 2001 में मिला था। बात करूं मैं यामिनी कृष्णमूर्ति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। बात करूं मैं यामिनी कृष्णमूर्ति को प्राप्त पुरस्कारों के संदर्भ में, तो इन्हें वर्ष 1968 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, वर्ष 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, वर्ष 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, और वर्ष 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झावरी बहनें किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? इसका आंसर है मणिपुरी नृत्य शैली से। अर्थात झावरी बहनें मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित हैं। बात करूं मैं झावरी बहनों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो झावरी बहनों का संबंध मणिपुरी नृत्य से है, और मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और झावरी बहनों में नयना, स्वर्णा, दर्शना और रंजना शामिल हैं। और इन बहनों ने मणिपुरी नृत्य को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया है। और इन्होंने अपने गुरु कलावती देवी और विपिन सिंह से मणिपुरी नृत्य की शिक्षा प्राप्त की है। और इन बहनों ने अर्थात नैना, स्वर्णा, दर्शना और रंजना ने मणिपुरी नृत्य को एक नया आयाम दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के राजकोषीय घाटा क्या है? तो इसका आंसर है कुल व्यय और कुल आय के बीच का अंतर। अर्थात राजकोषीय घाटा किसी सरकार के खर्च और राजस्व के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, किसी सरकार के खर्च और राजस्व के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभ्रक का मुख्य उपयोग किस में होता है? तो इसका आंसर है विद्युत उद्योग में। और अभ्रक विद्युत रोधक धातु है, इसलिए इसका उपयोग अर्थात अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उद्योग में किया जाता है। और अभ्रक एक अधातु खनिज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 2024 में वाराणसी उत्तर प्रदेश लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन हैं? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लिया है। अर्थात कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। और उन्होंने अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड के बराबरी कर ली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है लंबाई 100 से 110 मीटर होती है, जबकि चौड़ाई 64 से 75 मीटर होती है। बात करूं मैं फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और फीफा फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। और फीफा का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। और फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में पेरिस फ्रांस में हुआ था।
बात करूँ मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान की लंबाई 100 से 110 मीटर होती है, जबकि चौड़ाई 64 से 75 मीटर होती है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 2 अक्टूबर को, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करूँ मैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को इस दिन को अर्थात 2 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से घोषित किया था, ताकि महात्मा गांधी के सिद्धांतों और विचारों को वैश्विक स्तर तक मान्यता दी जा सके। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को अहिंसा और शांतिपूर्ण तरीकों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना है। और एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टीमेट खो खो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। इसका आंसर है श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे में, अर्थात अल्टीमेट खो खो 2022 का आयोजन श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे में हुआ था। बात करूँ मैं अल्टीमेट खो खो से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो अल्टीमेट खो खो भारत की पहली पेशेवर खो खो लीग है और इसकी शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। और इसकी मेजबानी भारतीय खो खो महासंघ करता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि अल्टीमेट खो खो 2022 का आयोजन श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे में हुआ था। और अल्टीमेट खो खो भारत की पहली पेशेवर खो खो लीग है और इसकी शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। और इसकी मेजबानी भारतीय खो खो महासंघ करता है। और इसी पॉइंट के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।